जब भी किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता देखा जाता है तो सबसे पहले लड़के के घर को देखा जाता है। मेरे माँ बाप ने भी जब मेरा रिश्ता किया तो सबसे पहले फ़हीम का घर देखा। फ़हीम का घर बहुत बड़ा था। वो लोग हमसे ज़्यादा अमीर थे। उनके घर नौकर थे, गाड़ियाँ थीं। उसके घर में पहले से ही 2 बहू का राज भी था। यानी वो एक जॉइंट फैमिली थी और मैं जॉइंट फैमिली का नाम सुनकर ही थोड़ी परेशान हो गई। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि फ़हीम सबसे छोटा है और छोटा बेटा लाडला होता है, और वैसे भी पहली 2 बहू से उनको कोई औलाद नहीं मिली है। अगर तुम पहले ही साल उम्मीद सी हो गई और तुम्हें औलाद हो गई तो तुम सारे घर पर राज करोगी। सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और तुम सबकी लाडली बहू बन जाओगी। हम लोग मिडिल क्लास लोग थे। सब लोग मुझ पर रश कर रहे थे कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। यही तो देखते सब कि बड़ा सा घर हो, लड़के की नौकरी हो, चाहे लड़के की उम्र ज़्यादा हो या वो शक्ल सूरत का जैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़हीम भी मेरे मुकाबले में बहुत ही कम शक्ल था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। मेरी शादी फ़हीम के साथ हो गई। मेरी शादी के एक दिन एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे आकर मेरी एक खाला ने बताया कि तुम्हारा दूल्हा निकाह से मुकर गया है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। शादी का दिन था, सब मेहमान आए हुए थे। ये बात तो बहुत ही बड़ी और हिला देने वाली थी कि मेरा होने वाला शौहर निकाह करने से इनकारी हो गया था। हम लोग बहुत परेशान हो गए और मैं तो तकरीबन रोने ही वाली थी। जब कारी साहब कमरे में आए और अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मेरी अम्मी ने कहा कि दूल्हा तो इनकार कर रहा है, तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? कारी साहब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। निकाह नामे की शिकें लिखवाते हुए कभी कभी बहस हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई निकाह से इनकार कर रहा है। फ़हीम ने निकाह कबूल कर लिया है। मेरी जान में जान आई क्योंकि मैं माशरे के दबाव में नहीं आना चाहती थी। मेरी शादी वाले दिन ही मेरा निकाह टूट जाता है, या ना होता तो ये माशरा तो मुझे जीते जी मार देता। जब निकाह हो गया तो सबने शुक्र का कलमा पढ़ा। मेरे एक चाचू ने कहा कि ज़रा लड़के को एक तरफ बिठाया जाए और उससे पूछेंगे कि क्या बात थी जिस पर बहस हुई। अगर बात ना की तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मेरे वालिद साहब बेटी के बाप थे, इसलिए उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और चाचू को भी समझा दिया कि तुम गुस्से से काम नहीं लो। लोग बैठे हैं, बेटियों के मामलात बड़े नाजुक होते हैं। हम लड़की वाले हैं, हमें तो 1000 दफ़ा अपना सर झुकाना पड़ेगा। मेरे चाचू ने बहरहाल ज़िद की कि कम से कम अब वो बात तो बता दें कि जिसकी वजह से वो निकाह करने से इनकारी हुआ था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने कहा कि जो हो गया है उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, अपनी भतीजी की नेक नसीब की दुआ करो और इसे रुखसत करने की तैयारी करो। मेरे चाचू मुझसे उम्र में सिर्फ 10 साल ही बड़े थे, इसलिए उनके साथ मेरी बहुत दोस्ती भी थी। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर कल को कोई भी मसला बना या इस शख्स ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं अपने घर से रुखसत हो गई, फ़हीम के घर में आ गई और जब यहाँ आई तो यहाँ पर एक और बवाल मचा हुआ था। फ़हीम शोर डाले खड़ा था कि जब मैंने कहा था कि मेरे लिए बालकनी वाला कमरा साफ़ किया जाए और उसको सजाया जाए, तो फिर ये नीचे वाला कमरा किसने सजाया है? मैंने दूर से देखा, दरवाज़ा खुला था। नीचे वाला कमरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। ये फ़हीम के कज़न और दोस्तों ने मिल के सजाया था। मेरी सास फ़हीम को समझा रही थी कि बेटा, बालकनी वाला कमरा बहुत छोटा है, उसमें बहू का सामान भी पूरा नहीं आएगा और तुम लोगों को भी तंगी होगी। लेकिन फ़हीम बाजिद था कि मुझे उसी कमरे में जाना है। सारे घर वाले मेरे सामने शर्मिंदा हो रहे थे। मैं हाल में एक सोफ़े पर बैठी थी और मेरा ध्यान बटाने को फ़हीम की कुछ कज़नें और छोटी बहनें मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थीं। लेकिन मेरे कान उसी तरफ लगे हुए थे। सब फ़हीम को समझा रहे थे कि अभी ड्रामा मत बनाओ, आज की रात नीचे वाले कमरे में गुजार लो, सुबह तुम्हारे लिए वही वाला कमरा साफ़ करवा देंगे और सामान भी ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। शादी वाला घर है, मेहमान आए हुए हैं, सब लोग थके हुए हैं, अभी वापस आए हैं, तुमने क्या शोर डाल दिया है? अपनी बीवी के बारे में सोचो, वो क्या सोच रही होगी कि किस घर में आ गई है। शादी के पहले दिन ही फसाद मच गया है। तब कहीं जाके फ़हीम ने अपनी ज़िद छोड़ दी और मुझे नीचे वाले कमरे में पहुंचाया गया। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। लगता था कि वहाँ इससे पहले कोई नहीं रहता था। इस घर में तो बहुत से कमरे नज़र आ रहे थे। पता नहीं फ़हीम को बालकनी वाले कमरे में जाने की क्या पड़ी थी। इस कमरे में तो मेरा सारा सामान बहुत अच्छे तरीके से पूरा भी आ गया था और इतनी सारी जगह बची हुई थी।
2 घंटे बाद फ़हीम कमरे में आए और मुझे बहुत नींद आ रही, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे मेरी मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया और कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा मूड भी आज ख़राब है। मेरे घरवाले मेरी कोई बात नहीं मानते। मेरी शादी वाले दिन भी उन्होंने ये कैसी हरकत की। मैं उनको बोल कर गया था कि वो बालकनी वाला कमरा मेरे लिए साफ़ करवाया जाए, फिर भी उन्होंने ये सब किया। बात नहीं मानी मेरी, बस मेरे साथ ज़िद लगानी होती है उन लोगों ने। और कोई बात नहीं है, तुम भी थक गई होगी, तुम सो जाओ। मुझे फ़हीम बहुत ही ज़िद्दी किस्म का इंसान लग रहा था। सोच रही थी कि उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सुबह मुझे फ़हीम ने ही जगाया और कहा कि जल्दी से उठ जाओ, यहाँ से सामान उठाना है। अभी मेरी ठीक से आंखें भी नहीं खुली थीं कि मुझे उसने बिस्तर से उठाकर एक तरफ खड़ा कर दिया और खुद बिस्तर उठाने लगा कि मेरी सास वहाँ आई और मुझे ऐसे खड़े देख के शर्मिंदा हुई। अपनी बेटी से कहा कि इसे अपने कमरे में ले जाओ और अच्छा सा मेकअप करके हमारी बहू को तैयार कर दो। इसकी अम्मी अब्बू नाश्ता लेकर आ रहे होंगे। मेरी नंद मुझे अपने कमरे में ले जा रही थी तो कहने लगी कि आप बाई की बातों का बुरा ना मनाइएगा, बस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और फिर और कुछ नज़र ही नहीं आता। इसी तरह वो आपसे मायूस हो जाए तो फिर आपके अलावा कोई नज़र ही नहीं आएगा और फिर वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मेरे शौहर ने अपनी ज़िद पूरी करवा के ही दम लिया। उसने बालकनी वाले कमरे में मेरा सारा सामान पहुंचाया, उस कमरे की सफाई करवाई, वहां पर सामान सेट किया, बालकनी की भी सफाई करवा दी और सारा कुछ सेट करवा के ही उसने सुख का सांस लिया। वो मेरे माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठा और उनके सामने मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आने लगा। जब मेरी रस्मों और मेहमानों से फारग होकर रात को अपने कमरे में आई तो हैरान रह गई। ये कमरा बहुत तंग था, मेरा सामान गोया यहाँ फंसा पड़ा था। नमाज पढ़ने जितनी जगह भी नहीं बची थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, फ़हीम ने कहा, इसको कहते हैं सेटिंग। अब देखो सब कितना अच्छा लग रहा है। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम, वो भी इतनी ठंड में? अरे तुम भी ना कुछ नहीं समझती, आइसक्रीम तो बहाना है। मैं तो तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ ताकि हम अपनी बातें कर सकें। फ़हीम ने प्यार से कहा। मुझे भी उसका यूं बात करना अच्छा लगा। हम घर से बाहर चले गए। घर वाले भी खुश हुए कि दोनों की आपस में कोई बातचीत तो हुई। इसका मतलब दोनों की शादी से खुश हैं। 4 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। ये दिन ख्वाब जैसे थे। मैं फ़हीम के साथ बहुत खुश थी। उसने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे शॉपिंग करवाई और हमने काफ़ी सैर भी की। मैं खुश थी। शादी को 2 हफ्ते गुजरे थे कि मेरी तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। मुझे बहुत नकाहत महसूस हुई और मैं बेहोश हो गई। मेरी सास ने मुझे देख लिया और फ़ौरन मेरी तरफ बढ़ी। मेरी सास मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई। मेरी एक जेठानी भी मेरे साथ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन मुझे बहुत कमज़ोरी है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ दी और कहा कि 4 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए आना होगा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे लिए वाक़या ये बहुत खुशी की बात थी। जैसे मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं पहले ही साल में उम्मीद से हो गई तो इस घर में मेरे पाँव बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये खबर सुनकर तो मेरी जिठानी को बहुत दुखी होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में तो सच्ची खुशी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। अस्पताल से लेकर गाड़ी तक उसी ने मेरा हाथ थामे रखा। रास्ते में हम एक शॉपिंग मॉल में गए जहाँ से मेरी सास ने मेरे लिए तोहफे खरीदे, मेरे लिए फल खरीदे। वो भी इस खरीदारी में आगे आगे थी और बहुत खुश हो रही थी। उसने भी अपनी तरफ से मेरे लिए एक जो अच्छा सा तोहफा खरीदा और मुझे यही कहती रही कि मुबारक हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं अपनी जिठानी की अच्छाई की कायल हो चुकी थी। मैं ये मान चुकी थी कि वो एक अच्छी औरत है, क्योंकि वो मेरी खुशी में मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। जब ये बात मेरे शौहर फ़हीम को पता चली तो मानो वो उस दुनिया का सबसे खुश इंसान मालूम हो रहा था। वो भी बहुत खुश हुआ और उसने फ़ौरन मेरी नज़र उतारी। मैं वाकया बहुत मुतमिन हो गई थी कि इतने अच्छे घर में आई हूँ। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन मेरी सास ने मुझे बहुत से कपड़े लेके दिए और इन दिनों फ़हीम ने भी मुझे बहुत शॉपिंग करवाई थी। मेरे पास इतनी चीज़ें हो गई थी कि रखने की जगह कम थी। ऊपर वाले कमरे में अलमारी भी छोटी थी। मैंने फ़हीम का मूड अच्छा देखा तो उससे कहा कि हम इस छोटे से कमरे से निकलकर उस वाले कमरे में चलते हैं जहाँ हमने शादी की रात गुजारी थी। वो कमरा बहुत अच्छा था। उधर अलमारी भी बहुत अच्छी थी और बड़ी थी। मेरा सारा सामान समेटा जाएगा। एक प्यारा सा बच्चा भी आने वाला है, उसका सामान होगा उस कमरे में, कैसे पूरा आए। मेरे बच्चे के लिए दुनिया की हर चीज़ ले ली है। उसके लिए झूला भी लेना होगा। यहाँ तो कुर्सी रखने की जगह नहीं है। तो चले ना उसी कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं।
मेरा इतना कहना था कि फ़हीम के तेवर ही बदल गए। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा नजर आने लगा। उसने अपने आप ये बहुत हद तक काबू रखते हुए ये बात कही कि आज ये बात कहती है लेकिन आइंदा ना कहना। मैं हैरान हो गई कि इसमें क्या बुराई है। मैं फिर से कुछ बोलने लगी। उसने मुझे हाथ के इशारा करा के चुप करवा दिया। उसने कहा कि आज तुमने मुझे अच्छी खुशखबरी सुनाई है। ना मेरा मूड खराब करो ना अपना, वरना मुझसे कोई ऐसी बासी बात ना सुन लेना जिससे तुम्हारा मूड खराब हो जाए। सच कहूँ तो मैं वाकया डर गई थी कि जाने वो मुझे क्या कह देगा। बीवी शौहर की डांट से बहुत डरती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि उसका शौहर उसे बुरा भला कहे। मैं भी चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो गई, लेकिन मैंने फ़हीम को ये एहसास दिलाना ज़रूरी समझा कि मुझे उसका लहजा और बात अच्छी नहीं लगी। मैं उससे मुंह मोड़े सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने उठकर पानी पिया, लाइट चलाई तो देखा फ़हीम बेड पर मौजूद नहीं था। बाथरूम की लाइट भी ऑफ थी, यानी वो बाथरूम में भी नहीं था। लेकिन वो इस टाइम कहाँ जा सकता था। फिर मैंने सोचा कि शायद बाहर गया होगा, लेकिन बाहर उसका कोई काम नहीं था। अचानक मेरे कानों ने कोई आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं हैरान होकर देखने लगी कि ये किसी औरत की आवाज़ थी। कोई औरत रो रही थी और सिसकियां भर रही थी। लेकिन यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी। आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मुझे डर भी बहुत लग रहा था और दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि फ़हीम कहाँ है, क्योंकि इस वक्त उसे मेरे साथ होना चाहिए था। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसको कहती कि जाकर देखें कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो कमरे में था ही नहीं। मैं इतना डर गई थी कि मुझे अपनी ही सांसों और दिल की धड़कन की आवाज़ कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने खुद पर थोड़ा काबू पाया, सांस रोकी तो फिर मुझे उस आवाज़ की सहमत मिल गई। वो आवाज़ बालकनी से आ रही थी। मैं हैरान थी कि बालकनी से यह आवाज़ कैसे आ सकती है। वहाँ इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने जाकर बालकनी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई कि दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था। दरवाजे पर जैसे ही दस्तक दी, वो आवाज़ एक झटके से बंद हो गई। दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद था। इसका मतलब क्या वहाँ पर कोई मौजूद था। मैंने दस्तक दी और पूछा कौन है। वो इस वक्त कौन है यहाँ पर। मैं बार बार दस्तक दे रही थी कि एक झटके से दरवाज़ा खुला और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह चौंक गई। वो फ़हीम था। मुझे कहने लगा कि क्या कर रही हो, तुम सोई नहीं अब तक। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बस मेरे सवाल करने की देर थी कि फ़हीम ने मुझे दो पल गौर से देखा और कहा कि चुपचाप जाकर सो जाओ, जो तुम्हारे मामलात नहीं है उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, इतनी सर्दी है, क्या आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझसे कोई सवाल करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तुम मुझसे बार बार सवाल कर रही हो। मैं तुम्हारी हालत का लिहाज कर रहा हूँ, तो मुझसे लिहाज ही करवाओ और जाकर चुपचाप सो जाओ। फ़हीम ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और बाकी की सारी रात वो बालकनी में ही बैठा रहा। उसने मुझे ये तो पूछने का मौका ही नहीं दिया कि वो किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की कौन थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने फ़हीम को बिस्तर पर सोते हुए देखा, लेकिन साफ ज़ाहिर था कि वो शायद थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर आया था, क्योंकि वो नींद में बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने अपनी नाराज़गी का इजहार करना मुनासिब समझा और इससे कोई बात नहीं की, लेकिन उसने भी मुझसे ना तो कोई बात की और ना ही मुझे मनाने की कोशिश की। मगर ये वही शख्स था जो कल मेरे सदके वारी जा रहा था और अब इसको मेरे नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह से रात हो गई, हम दोनों में कोई बात भी नहीं हुई। मैंने कुछ वक़्त अपनी सास के साथ बैठ के गुजार लिया और कुछ जेठानी के साथ। वो भी मेरे लिए बहुत खुश थी। जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में आई और सोने की तैयारी करने लगी, मैंने देखा कि फ़हीम भी तैयारी कर रहा था, लेकिन वो कमरे में सोने की तैयारी नहीं थी, बल्कि वो बालकनी में सोने वाला था। मैंने उससे कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, इतनी सर्दी में आप क्यों बाहर सोने की तैयारी में हैं। आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। बाहर कितनी सर्दी है कि 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता, और आप सारी रात गुजारने की तैयारी में हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। फ़हीम ने कहा कि मुझसे सवाल जवाब नहीं करो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, वरना किसी भी किस्म के नुकसान की जिम्मेदार तुम होगी। आखिर इस बात का क्या मतलब है, क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे मुझ पर, ये जानते हुए कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फ़हीम ने सर झुका लिया और कहा कि इसीलिए तो तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब, क्या समझ रखा है।
मुझे। मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ और आप मुझसे फ़जूल बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जिनमें आपसे नाराज़ हो सकती हूँ। चले, बालकनी में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में सोएं। अगर मुझसे बात नहीं करनी तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जगह पर आकर सो जाएं। मेरा इतना कहना था कि वो अचानक से चला उठा। उसने कहा, नहीं, मैं बालकनी में ही सोऊंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने या वहाँ आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं हैरानों परेशान रह गई। आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मेरा शौहर एक छोटी सी बात पर मुझे तलाक की धमकी दे रहा था, वो भी तब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और मैं हक पर थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिसकी वजह से वो मुझे तलाक की धमकी देने पर उतर आता। मेरे शौहर ने फिर से दरवाज़ा पटक कर बंद किया और जाकर बालकनी में सो गया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, मैं तो बुरी तरह रो रही थी। थोड़ी देर बाद किसी और के रोने की भी आवाज़ें आने लगीं, और अब तो मेरे कानों ने कुछ अजीब सुना। मेरे कानों ने कुछ अल्फाज सुने थे। अल्फाज ये थे कि अपने वादे से मुकर नहीं जाना, फ़हीम। वह औरत रोती जाती और बार बार यही कह रही थी कि अपने वादे से मुकर नहीं जाना। मैं तकरीबन लकड़ी के दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी, तब कहीं जाकर मुझे ये आवाज़ सुनने को मिली थी। लेकिन क्योंकि इस औरत की आवाज़ रोने की वजह से तकरीबन बैठ चुकी थी, इसलिए मैं इस आवाज़ को पहचान नहीं पाई थी। फ़हीम बालकनी में इसी दरवाजे से गया था, लेकिन वो औरत वहाँ कहाँ से आई थी, ये क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। अब तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। फ़हीम पूरा दिन घर से बाहर रहता, मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करता। अगर मैं उसे बुलाती तो बोल लेता, नहीं तो मुझसे बात करना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करता, और रात होते ही जाकर बालकनी में सो जाता। मैंने देखा कि फ़हीम की तबीयत भी आजकल ख़राब होने रहने लगी थी। इसको बहुत बुरी तरह खांसी लगी हुई थी। ज़ाहिर है जब सारी सारी रात को सर्दी में बैठेगा तो उसने बीमार ही होना था। मेरे दिमाग में बुरे ख़्यालात आते थे कि कहीं बाहर सर्दी में बैठे बैठे बेहोश ना हो जाए, कहीं कोई और मसला ना बन जाए, और दरवाजे को भी लॉक लगा लेता था कि मैं वहाँ पर ना जा सकूँ। सोचा किसी को ये बात बतानी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा मेरी सास पर ही भरोसा था, क्योंकि इस घर में वही मेरे साथ सबसे अच्छी थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे दोस्त जैसे चाचू भी थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि कल को कोई भी मसला बने तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। मुझे उनसे बात करना भी मुनासिब लगा, क्योंकि वो फ़हीम को मर्दों की तरह बात समझा सकते थे। पर जो शख्स सिर्फ इस बात पर मुझे तलाक की धमकी दे रहा था कि अगर तो मैं वहाँ आई तो तलाक दे देगा, अगर उसे ये पता चलता कि मैंने उसके बारे में ये बात उसके घर वालों को या अपने घर वालों को बता दी है, तो वो क्या करता। फ़हीम ज़िद्दी था, बहुत जल्दी फैसला करता था, सबके बारे में गलत राय कायम कर लेता था। कोई इसकी बात ना मानता तो उसको कहता कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा बुरा चाहता है। ऐसे शख्स से पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं थी। वो गुस्से में आकर मुझे तलाक भी दे सकता था। मैं करती तो क्या करती। खैर, मैंने सोचा कि फ़हीम इस कमरे से वहाँ जाता है, पर वहाँ जाने का और कौन सा रास्ता है। बालकनी हमारे घर के गार्डन से नज़र आती थी, सो मैं वहाँ चली गई। मैंने देखा कि कमरे की बालकनी के आसपास कोई दरवाज़ा तो नहीं लगता था, लेकिन दो और कमरों की बालकनी लगती थी और 2 फीट का फासला था। अगर कोई बहुत ही बहादुर शख्स हो तो वो इस 2 फीट के फासले को कूदकर मेरे कमरे की बालकनी में आराम से आ सकता था। अब मुझे ये जानना था कि इस कमरे के दाएं और बाएं वाला कमरा किसके पास है, कि मैंने सुना था कि घर के काफ़ी सारे कमरे खाली थे। मैंने घर के नौकरों से पता कराने की कोशिश की कि दोनों कमरे किसके हैं, तो घर के नौकर ने मुझे कहा कि ये दोनों कमरे खाली हैं। लेकिन मुझे शक पड़ गया था कि अगर कमरे खाली थे तो फिर वो कौन था जो हमारे कमरे की बालकनी में आता था। नौकर ज़रूर मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था कि मैं किसी तरह इस बात का पता लगाऊं कि वहाँ कौन आता है। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे नींद नहीं आती है, इसलिए मुझे नींद की दवाई दे दें। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके लिए अच्छी नहीं है, पर मैं आपको कोई हल्की सी दवाई दे देती हूँ। मैंने वो नींद की दवाई अपने शौहर के खाने में मिला दी और वो आज कमरे में ही सो गया। डरी हुई तो मैं बहुत थी, क्योंकि मेरे सर पर तलाक की धमकी लटक रही थी, लेकिन मुझे जानना ही था। मैं बालकनी में गई तो वहाँ पर एक पुरानी सी चादर और पुराना सा तकिया पड़ा था। फ़हीम जो इतने बड़े घर में सहूलियात में रहता है, वो क्यों रातों में ऐसे गंदे तकिए और चादर पर सोने पर मजबूर है। मैं वो चादर ओढ़कर उसके तकिए पर सर रखकर लेट गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे हलचल की आवाज़ आई।
कोई टाप कर वहाँ आया था। उसका मतलब कि इन कमरों से ही होते हुए वहाँ तक पहुँचा था और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे जगाया, और वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी जिठानी की थी। दूसरी जिठानी भी वहाँ मौजूद थी। हम आ गए हैं, जल्दी करो, आज बहुत सर्दी है, ये अमल जल्दी करना होगा। वो कौन सा अमल करने की बात कर रही थी, मेरे पास देने को कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अगर मैं बोलती तो उनको पता चल जाता है। इनमें से एक ने कहा कि आज तुम अपनी बीवी के कपड़े क्यों नहीं लेकर आए हो, और आज तो तुम्हें उसके थोड़े से बाल भी लेकर आने थे, तुम बोलते क्यों नहीं, क्या बात है। उन्होंने जब देखा कि मैं जवाब नहीं दे रही तो उन्होंने मेरे ऊपर से चादर हटा दी और मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि कौन सी अमल की बात कर रही हैं भाभी, आप क्या करती रही हैं, मुझे बताएं। उनकी ज़ुबान पर बस यही आया कि फ़हीम कहाँ है। मैंने कहा उनकी बात छोड़ें, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो मुझे बताएं। लेकिन वो मेरे ही कमरे से निकलकर वहाँ से भाग गई। मैंने भी सारे घर को सर पर उठा लिया, अपनी सास को भी बुला लिया और अपने जेठ को भी। सारे घर वालों को सारी बात बता रही थी तो शोर की आवाज़ सुनकर फ़हीम भी आ गया, क्योंकि मैंने उसको नींद की दवाई दी थी, बेहोशी की नहीं। अब वो तीनों शर्मिंदा थे। मेरी सास दिल की बहुत अच्छी औरत थी, वो इस अमल में शामिल नहीं थी, इसलिए वो भी बहुत हैरान थी। उन्होंने कहा मुझे सारी हकीकत बताओ। फ़हीम तो खामोश खड़ा था और एक जेठानी के भी मुंह में ज़ुबान नहीं आ रही थी, जबकि एक रोते हुए बोली, कहने लगी कि हमारी शादियों को 8 और 6 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घर औलाद नहीं आई है। लेकिन जब हमें पता चला कि फ़हीम की बीवी उम्मीद से है, तो एक अमल करने का सोचा, जो बहुत पहले हमें एक पीर बाबा ने बताया था। हमने फ़हीम से मदद मांगी थी और शादी से पहले ही कहा था कि उसे हमारा साथ देना होगा, और अगर उसकी बीवी उम्मीद से हो गई तो हम ये अमल करेंगे, और अगर अमल कामयाब ना हुआ तो इससे हर साल बच्चा पैदा करना होगा और अपनी औलाद हमारी झोली में डालनी होगी। हम रोते थे, रोज़ रात को दुआएं करते थे। फ़हीम से वादा लिया था कि वो हमारी मदद करेगा, अपनी बात से मुकरेगा नहीं। मेरी सास ने फ़हीम से पूछा कि तुम बिना मतलब इनके लिए कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें जानती हूँ, बोलो क्या मिल रहा था तुम्हें इसके बदले। उन दोनों ने मुझे अपने हिस्से की जायदाद देने का वादा किया था। मेरी सास ने अपना सर पकड़ लिया और मैंने अपने बाबा को बुला लिया। बहुत बहस हुई, सब ने फ़हीम को बुरा भला कहा, उसे महसूस करवाया कि वो गलत था। दोनों भाइयों की बीवियों को भी उनके घर भेज दिया, पर बिल आखिर सब यही कर सकते थे कि एक दूसरे को माफ़ कर दें, वरना 3 घर बर्बाद हो जाते। गलती करने वाले शर्मिंदा थे, इसलिए सबको माफ़ कर दिया गया और सब एक साथ रहने लगे। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा, जो इस खानदान की जान बन गई। एक ऐसी बेटी जिसकी 3 माएँ थीं और 3 बाप थे। सब इसको ऐसे ही प्यार करते हैं।